हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमएम मित्रा। तो आज हमारे साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है। हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार पोपली साहब, और उनका साथ दे रहे कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर पलक मैम। संजय सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। प्लीज समझाइए कि कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप की प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन। मेरी कंपनी जो हम बनाते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाते हैं, ई रिक्शा बनाते हैं और इलेक्ट्रिक ऑटो बनाते हैं। जैसे बजाज और प्याजो आप देखते हैं, बड़े वाले सीएनजी पेट्रोल टाइप ऑटो होते हैं, तो वो भी हम इलेक्ट्रिक में बनाते हैं। तो ये हमारे तीन प्रोडक्ट हैं जो अपनी कंपनी में बनाते हैं। राइट। सर, थोड़ा सा कंपनी की जर्नी के बारे में बताएं। आई गेस आपकी कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई, राइट? तो वहां से लेके अब तक क्या की माइलस्टोन्स रहे और कैसी रही जर्नी अभी तक की? जी सर। 2018 में हमने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड किया था। लेकिन जर्नी तो लगभग आपको स्टार्टिंग जर्नी 2012-13 के स्टार्ट हुई थी मेरी। तो 2012-13 में इंडिया में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जस्ट स्टार्टिंग था, जब ई रिक्शा इंडिया में जस्ट आया था, लोगों को पता नहीं था। तो तब हमने स्टार्ट किया था इस प्रोडक्ट को। और तब से लेके हम एक प्लेटफॉर्म बनाते रहे। 2012 से लेके 2018 तक हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक छोटी सी कंपनी से हमने शुरुआत की थी। और वो प्रोग्रेस करते रहे, एक्सपेंशन करते रहे, और 2017-18 में हमने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड किया और एक अच्छा सेटअप रेडी किया, जिसमें हम अपने ये दोनों तीनों प्रोडक्ट को स्टार्ट किया। बिल्कुल। सर, आपकी प्रेजेंस के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में दिखती है और कहाँ कहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है। अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारा प्लांट बहादुरगढ़ में है, हरियाणा में। रोहद जी। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा प्लांट है। और लगभग 2 एकड़ लैंड है जिसके अंदर हमारा प्लांट सेट है, सारा का सारा। हम इन हाउस टोटल मशीन्स हैं, फैब्रिकेशन यूनिट है, असेंबलिंग लाइन है, पेंट लाइन है, R&D सेंटर है, टेस्टिंग सेंटर है। और यहाँ से हम पूरा फैब्रिकेट करके और व्हीकल रेडी करते हैं। उसके बाद हमारा चैनल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, जहाँ से हम एज पर डीलर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वहाँ से डिस्पैच करते हैं। और मार्केट की जी। बात करें तो हम, जो आपने सेकंड क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, हम इंडिया में लगभग 12 से 13 स्टेट्स में अभी इस टाइम अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं। उन स्टेटों में हमारे डीलर्स हैं, जैसे हरियाणा, अभी यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, MP, झारखंड, उत्तराखंड। तो इन सारे स्टेट्स में हम अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि कंपनी की शुरुआत हुई उससे पहले सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा, और ये कंपनी शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया सर? जी, जो कंपनी की शुरुआत और बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड से बताता हूँ तो शुरुआत भी आ जाएगी साथ में हमारे। तो बिल्कुल। मैं, मेरी क्वालिफिकेशन B.Com ऑनर्स, M.Com MBA इन फाइनेंस है। और मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने लगभग 3 साल तक टीचिंग भी की, अकाउंट्स, इको बिजनेस स्टडी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो बिजनेस करना था मुझे। तो मैंने एक बिजनेस ज्वाइन करने के से पहले एक्सपीरियंस लेना। तो लगभग मैं एक कंपनी में 3 साल तक एज ए प्रोडक्शन मैनेजर रहा। वहाँ पे मैंने एज ए सिक यूनिट थी, उसको मैंने रिवाइव किया। 25 लैक्स से लेके उसको 7 CR तक मैं लेके गया उस कंपनी को। और विद इन आफ्टर 3 इयर्स मैं उसका एक पार्टनर भी बन गया उस कंपनी में। तो लगभग 7 साल तक मैंने उस उनके साथ काम किया, और उसके बाद 7 साल के बाद फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। तो जो अपनी कंपनी शुरू की, लगभग वो टाइम था 2007 के आसपास। तब हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाते थे, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया था। इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाना का मतलब ये है कि पावर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स होते हैं किसी भी फैक्ट्री की, एक वो होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स। तो 2007 से हम पैनल्स बना रहे थे, 2012 तक हमारा अच्छा सेटअप था इलेक्ट्रिकल पैनल्स का। तो हमारे पास मशीनरी थी, सेटअप था छोटा सा। तो उस टाइम इंडिया में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आया, तो मुझे लगा कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल भी किया हुआ है और अच्छा एक्सपीरियंस था, और अपकमिंग मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थी इंडिया में, तो हमें बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लगा और मुझे लगा इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है।
और फिर हमने 2012-13 में अपनी कंपनी में इंडियन इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बनाना शुरू किया, जहाँ पे कि लोग इंपोर्ट कर रहे थे। मैंने सारा स्टडी किया, R&D की, और इंडिया में ही स्टार्ट किया 2012-13 में। तो ऐसे शुरुआत हुई इसकी। बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही सर आपकी। पलक में अगला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कंपनी की कोई सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न्स है? कंपनी की सिस्टर कंसर्न्स एक कंपनी है फ्यूचर स्टार, जिसके अंदर हम बैटरीज मैन्युफैक्चर करते थे, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी सब्सिडरी एज ऑफ। ओके। सर आपकी मैं अगर डायरेक्टरशिप अगर देखूं तो उसमें दो कंपनी के नाम आते हैं, विक्ट्री दिशा दर्शन प्राइवेट लिमिटेड और वीकेजी जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट? तो इन राइट। कंपनी का कारोबार क्या है, और ये जो अपन विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो उनसे कैसे अलग है या सिमिलर है? जो विक्ट्री दिशा दर्शन है, हमारी एक तरीके से एक कंपनी है जो कि हम ना, जिसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं कुछ अपने डीलर्स को, कि जितने भी सेल्स ट्रेनिंग है, सर्विस ट्रेनिंग है, इस तरीके की ट्रेनिंग के लिए हमने एक कंपनी अलग की है। और साथ में हमारा कुछ दिल्ली के अंदर हमारे अपने कुछ 2-3 शोरूम्स हैं, जो कि हमारे को दिल्ली के TC लेने के लिए हमारे को एक नई यूनिट या एक आइडेंटिटी दिखानी होती है। तो दिल्ली के अपने इन हाउस शोरूमों के लिए हमने ये कंपनी की है, यहाँ से हम दिल्ली में सेल करते हैं। प्लस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो जी। उसके लिए दिशा दर्शन के अंदर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेज करते हैं। तो जैसे दिल्ली के सेल्स देख रहा था, तो 2024 में माइनस्कल सेल था, फिर 25 में काफी सेल इंक्रीज हुई है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आज भी लार्जेस्ट है। तो दिल्ली मार्केट को क्रैक करने के लिए आपका क्या सीक्रेट सॉस रहा, जिसके कारण से आपका रेवेन्यू दिल्ली से मेजरली कंट्रीब्यूट हो रहा है? हाँ, दिल्ली में क्योंकि देखिए, जहाँ हमारा घर है ना, जहाँ हम कंफर्ट होते हैं, जहाँ हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो वहाँ ज़्यादा सेल होती है। तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, और दिल्ली में रहने से कंट्रोल भी अच्छा होता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है कस्टमर के साथ और डीलर्स के साथ, तो इसलिए वहाँ पे फोकस ज़्यादा होता है और सेल ज़्यादा होता है। थोड़ा दूर जितना जाते हैं, थोड़ा फर्क आ जाता है, ये रहे ओनली। जी। और सर जैसे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट और रिवेन्यू के बेसिस में देखता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस गोइंग डाउन है रेगुलरली, लाइक लास्ट ईयर 91% था, देन 86% है, अब इस बार 84.65 है। तो क्या रीजन है कि कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड रॉ मटेरियल के कॉस्ट से आप इस कॉस्ट को इंक्रीज देखते हैं या यहीं पे स्टेबलाइज देख रहे हैं? सर देखिए, कॉस्ट इन डिक्रीज होने के दो मेजर इंपॉर्टेंट काम होते हैं, कि हम कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं। एक डिपेंड करता है हम परचेजिंग पावर हमारी, कि हम परचेज बड़े अच्छे से ध्यान से, मैं खुद इन्वॉल्व होके करता हूँ। दूसरा, जो ऑपरेशंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन हैं, जब मैं कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या मशीन्स यूज होती हैं। तो हमारे पास सारी एडवांस मशीन है मोस्टली, क्योंकि CNC लेजर कटिंग है, हमारा मशीन्स हैं, रोबोट वेल्डिंग अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। तो जहाँ पे मैन पावर कॉस्ट कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हम क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं, प्लस कॉस्ट कटिंग भी कर रहे हैं साथ में। और सर आपके लास्ट 3 साल से सेल्स समाउ लाइक स्टेबलाइज है या स्लाइटली डाउनिंग ट्रेंड है? तो गोइंग फॉरवर्ड आप कब इसको अपटिक देखते हैं, और फ्यूचर ट्रेंड क्या देखते हैं अपनी सेल्स को? जी, देखिए, थोड़ा सा स्टेबल है, इंक्रीज नहीं हो रही, बट डिक्रीज भी नहीं होने दे रहे हैं हम लोग। क्या हमारा लास्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर से हम एक L5 की R&D पे काम कर रहे थे, L5 प्रोडक्ट डेवलप हो रहा था। तो जैसे ई रिक्शा की मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जैसे कंपटीशन किसी फील्ड में बढ़ता है, तो हमें भी लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में और क्या अच्छा हम ऐड करें आप प्रोडक्ट को। तो सेम लाइन के अंदर हमने L5 प्रोडक्ट की R&D की, और L5 को लास्ट 1.5 ईयर से हम स्टडी करने के बाद सर्टिफिकेशन पे बिजी थे। और लास्ट 6 मंथ से हम उसको सर्टिफाइड भी करा लिया है, और प्रोडक्ट रेडी है, सर्टिफिकेशन रेडी है, स्टेट अप्रूवल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी सेल काफ़ी अच्छी इंक्रीज होने वाली है। अगले नेक्स्ट मतलब कि 1 ईयर से बहुत अच्छी सेल आ जाएगी। ओके। सर जैसे आपका थ्री व्हीलर में स्ट्रांग होल्ड है, टू व्हीलर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे 70% था, फिर 16 हुआ, फिर 16% एंड देन अभी 56 है। तो इसका क्या रीजन है, और आप कब स्टेबलाइज देखते हैं टू व्हीलर के अंदर भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को? अभी हम यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करेंगे, बट अभी हमने थोड़ा फोकस कम किया था टू व्हीलर्स पे। ये दो रीजन थे, कि एक, मार्केट में को चाइनीज इंपोर्ट इतना बढ़ गया था, तो लोग ना क्वालिटी कम और सिर्फ प्राइसिंग देख रहे थे। तो वो जो प्राइसिंग कम होने से ना, बहुत लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बिकने लगा जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और हम उसको उसको
को में देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि फिर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे इमेज खराब होती है। तो वहाँ हमने थोड़ा होल्ड रखा उस बिजनेस को, कि अभी जब एक बार मार्केट थोड़ा स्टेबल तो होती है तो हम अपनी पिच को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और इन बिटवीन हमने L5 वाला जो प्रोडक्ट है जो आपने देखा, उसके अंदर मार्केट नहीं है, उसके अंदर हमें कंपटीशन भी नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है, और एक अच्छा प्रोडक्ट है। एक टिकट साइज भी एक प्रोडक्ट का लगभग 2.75 से 3.5 लैक्स के आसपास है, और हमारे हेल्दी कंपटीटर हैं। तो हमारे लिए राइट टाइम है कि अगले 2-3 साल के अंदर हम वहां पे अपनी जगह बना पाएं और अपनी कंपनी को उस लेवल पे लेके जाएं। जी। और सर, जैसे आपकी कंपनी एनसीएलटी प्रोसीडिंग के अंदर गई थी, तो उस केस के बारे में कुछ बताएंगे? अभी क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस हुआ उसमें? सर वो सब क्लियर हो चुका है। वो एक छोटा सा एक केस था, बाई चांस कभी कभी हम थोड़ी सी चीज़ें ना अप एंड डाउन आती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, कई चीज़ें हम थोड़ी सी छोड़ देते हैं। तो वो एक छोटा सा केस था, कोई सर्विस से रिलेटेड किसी कस्ट क्लाइंट ने हमारे साथ एक ओईएम जुड़ा हुआ था, तो सर्विस से रिलेटेड उन्होंने हमें एक डाल दिया था कि हमने सर्विस नहीं दी। इवन हमारे पास सारे सर्विस रिकॉर्ड और एवरीथिंग था, तो उन्होंने वो डाला और एनसीएलटी में बाई चांस चला गया। बट बाद में उसने जस्ट हमारे साथ सेटलमेंट भी किया, ओनली द 25% के ऊपर उसने सेटलमेंट किया, क्योंकि वो एक्चुअल केस नहीं था। बट हमें प्रॉब्लम तो आई एक कंपनी के लिए, तो वो था, तो था नहीं उसमें कुछ ऐसा ना, सेटलमेंट करने के बाद तो दैट इज ऑलरेडी क्लियर है एवरीथिंग, और बहुत स्मॉल इशू था। तो मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आज के टाइम पे एनसीएलटी के अंदर कंपनी का कोई रोल नहीं है, और मतलब आपका केस एंड हो चुका है। यस, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, सब The सबमिट case है। has been withdrawn. ओके। और पलक मैम, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे ईवी या के लिए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपके लास्ट 3 इयर्स के अंदर पेंडिंग एंड अनरिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट देख रहा था, तो कुछ नंबर्स थे लास्ट 3 इयर्स में, अभी भी है। तो आप कुछ डिटेल में बताएंगे कि पेंडिंग सर्विस कंप्लेंट कौन सी हुई, अनरिजॉल्व क्यों हुई, और इसका क्या स्टेटस लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कैसा रहेगा ट्रेंड? See, अभी तक हमारा जो प्राइम फोकस है वो सर्विस पे रहा है. सो यू कैन से कुछ अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स कभी कभी इसलिए रह जाती हैं बिकॉज देयर आर टाइम्स कि जब एक डीलर एक बिजनेस में एंटर करते हैं तो कुछ कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ डीलर्स वो चीज हैंडल नहीं कर पाते एंड दे विदड्रॉ. तो जब एक एरिया से वो डीलर चले जाते हैं तो हमें एज अ ओईएम भी थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइड करने में इशू आता है. पर अभी हमारा प्राइम फोकस यही रहता है कि जो भी कंप्लेंट हमारे पास आ रही है वी कीप एवरी डीलर सेटिस्फाइड and every customer satisfied. At the moment, we have states where we are personally going and sending our employees. तो वो employees वहां जाके डीलर ना होने के बावजूद भी कस्टमर का कंप्लेंट सॉल्व करके फिर वापस आ रहे हैं. So which is actually reducing the number of complaints that we are getting now. ओके मैम, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक के अराउंड। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को आप इंडिया में कैसे देखते हैं आप? आपके अकॉर्डिंग ये अभी बहुत इनिशियल फेज में है या एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ चुका है? क्या है टेक आपका इसके ऊपर? अभी तो द ईवी सेक्टर इन इंडिया इज इन अ ग्रोइंग फेज, यू कैन से. अभी मेचोरिटी वाला स्टेज आया नहीं है, ग्रो कर रहा है. वी आर एवरी नाउ एंड देन सीइंग न्यू प्रोडक्ट्स एंटरिंग द मार्केट, न्यू मॉडिफिकेशंस एंटरिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट. You can say that for e-rickshaw it's a bit slow, but for the L5 auto it is on the boom because a lot of models, a lot of modifications in the terms of product हम कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलेगा. हर हर दूसरे दिन जब भी हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं वी आर गेटिंग टू सी अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू मॉडल. राइट। तो और उसी वजह से उसका प्राइस रेंज भी डिफर कर रहा है. सो द कस्टमर उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं प्रोडक्ट में जाने के लिए. तो राइट नाउ द ईवी सेक्टर इज इन अ ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी. अभी उसका मेजोरिटी स्टेज आया नहीं है. मे बी वी कैन से 10 years or so we'll enter the maturity stage. राइट। अब सर, हम लोग अगर ट्रेडिशनल ऑटो कंपनीज की बात करें तो उसमें कुछ की प्लेयर्स होते हैं, जनरली 5-6 की प्लेयर्स रहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग देखें तो बहुत सारी कंपनीज है। तो आप देखते हैं कि अगले 10-15 सालों में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होगा, या आप देखते हैं कि ये एक अलग मार्केट है और इसमें छोटे बड़े हर एक टाइप के प्लेयर्स होंगे? देखिए सर, छोटे प्लेयर्स काफ़ी आ जाते हैं जब एक किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है, तो बहुत सारे लोग एंटर करते हैं। एक राइट। टाइम आता है, तो आपने देखा होगा पहले ई रिक्शा में थोड़े प्लेयर थे, एक टाइम आया कि 500 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन स्टेबिलिटी का सब नहीं कर पाते।
ठीक है, कुछ लोग आते हैं और बड़ी जल्दी चले भी जाते हैं, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, सर्विस क्वालिटी एंड प्रोडक्शन हाउस को मेंटेन करना सबके लिए आसान नहीं है सर। तो वो लोग आके और चले जाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 12 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। एवरीवन नो कि क्वालिटी का नाम विक्ट्री है। अगर मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता हूँ, और हमारा प्राइस प्रोडक्ट इस तरीके से रहता है, तो जो मार्केट है, मार्केट में जितनी ग्रोथ नजर आएगी, नए प्लेयर आएंगे। और हमारा मोटिव ये रहता है कि वक्त के साथ में अगर हम अपने प्रोडक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, और सेम सेगमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है। हम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी। बिल्कुल। सर थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट वाइज बात करेंगे, उसके बाद रीजन वाइज बात करेंगे। तो प्रोडक्ट में सर आप टू व्हीलर, ई रिक्शा और L5, इसका स्प्लिट हाई लेवल पे बता पाएंगे? टू व्हीलर एंड आपकी बाकी की प्रोडक्ट्स जी। हाँ, जैसे मेन प्रोडक्ट हमारा ई रिक्शा है सर, उसके बाद हमारा L5 आज फोकस एरिया है, और टू राइट। व्हीलर है। तो हमारे जो डीलर्स हैं, जैसे हम अगर डीलर की बात करते हैं, तो नए डीलर्स आज जो ऐड हो रहे हैं, वो हमारे तीनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं कि हमें तीनों ही प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि एक डीलर जब शोरूम खोलता है, तो उसकी कॉस्ट तो उतनी रहती है कि उसको रेंट भी देना है, स्टाफ को खर्चा देना है, सैलरी देनी है, और अदर। तो अगर उसके पास तीन प्रोडक्ट हैं, तो अगर एक प्रोडक्ट में कभी स्लो डाउन होता है, कभी उसके पास टू व्हीलर नहीं बिक रहा, कस्टमर कम हो गए, तो वहां पे ई रिक्शा उसका ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि ई रिक्शा की के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, समझ रहे हैं आप। और जी एक जी। एक लेवल पे जब ई रिक्शा भी थोड़ा स्लो होता है, तो उसको लगता है कि नहीं, हमें तो हाई स्पीड व्हीकल चाहिए। और ई रिक्शा की एक लिमिट है ओनली कि 80 to 100 किलोमीटर चलता है, 25 की स्पीड पे चलता है। तो वहां पे हायर साइड में चले जाएंगे तो L5 ऑटो पे आ जाता है वो, कि जहाँ 50 की स्पीड है, 200+ किलोमीटर का रेंज है, और वहां पे उसकी अर्निंग ज्यादा है। तो ये तीनों प्रोडक्ट का सेगमेंट जो आज के टाइम पे जो हमारे डीलर्स ऐड हो रहे हैं, वो इस तरीके से हो रहे हैं। अगर हम बात करें पहले की, जैसे आपने कहा टेलीस्टन में जो ई रिक्शा छोटे लेवल पे ई रिक्शा डीलर्स थे, अब वो धीरे धीरे अपने शोरूम्स को बड़ा कर रहे हैं, और अपने साथ प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको अगर मार्केट में रहना है और उनको अपने ब्रेक इवन पॉइंट को कवर करना है, तो उनके पास प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए। जी। राइट। राइट। और सर रेवेन्यू परसेंटेज स्प्लिट की बात करें तो क्या ई रिक्शा आपका अराउंड 40% और L5 ऑटो, मतलब उस टाइप से क्वांटिफाई अभी कर अभी पाएंगे तो कि हम कितना ये बात रेवेन्यू? जी। करते हैं कि ई रिक्शा हमारा 60% है, और ट्वेंटी राइट। परसेंट टू व्हीलर है, और 20% L5 है। बट आने वाले ओके। टाइम में जो है, हम इसका मतलब ये रेशियो नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 मंथ से चेंज हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। और जी। राइट। और सर ज्योग्राफी वाइज अगर स्प्लिट की बात करें तो आई गेस मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू दिल्ली NCR रीजन से आता है, राइट? तो उसका क्या परसेंटेज रहेगा सर? और उसके बाद के जो दो तीन रीजन से हायर कंट्रीब्यूटर्स, वो कौन से हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर जितना भी हमारा एरिया, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 किलोमीटर्स, तो हमारा, हम ये समझते हैं यहाँ पे हमारा कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है, और रहना भी चाहिए। ठीक है नहीं, राइट। तो यहाँ पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इजिली हम रीच करते हैं, इजिली हम सब कुछ देख पाते हैं, कस्टमर को मैनेज कर लेते हैं। और अगर हम बात करें बाहर का, तो थोड़ा सा एक कंपटीशन धीरे धीरे आएगा। जैसे मान के चले, अगर बिहार में कहें या आसाम में कहें, तो कई बार हम वहाँ के लोकल एरिया में कुछ मैन्युफैक्चर बन जाते हैं, तो वहां से वो उस सेल को वो इफेक्ट करते हैं। बट हम राइट। आसपास के जो दिल्ली एनसीआर का कहा, उसके ऊपर हम किसी को एंटर नहीं करना देना चाह रहे। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से फोकस रहेगा हमेशा, और यहाँ से हमें ज्यादा सेल मिलेगी। राइट। तो सर अभी कितना कंट्रीब्यूशन आपका दिल्ली NCR से आता है परसेंटेज वाइज? अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास। ओके। पलक मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डे टू डे ऑपरेशंस में आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? डे टू डे ऑपरेशंस में सो चैलेंजेस वेरी, मतलब अगर हम एक कंपनी चलाने की बात करते हैं तो बहुत डिफरेंट राइट। डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, बट देर नॉट सच मेजर चैलेंजेस। कभी कभी जैसे मे बी रॉ मटेरियल शॉर्टेज, मे बी परचेज management issue, but then all these changes are very overcome and now we're moving towards making systems. तो हम अपनी कंपनी को systems की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जिससे की वजह से हमारे पास ऐसा कुछ मेजर चैलेंज अभी फेस नहीं हो रहा है। We are good राइट। to go in terms of production also, management also and marketing also. ये सारी चीजें हम कट टू कट परफेक्टली कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सके डबल द पेस दैट वी आर राइट। ऑलराइट। संजय सर, रिस्क के बारे में बात करें तो आप विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और EV इंडस्ट्री इन जनरल
को लेके क्या क्या रिस्क देखते हैं और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? देखिए, रिस्क जिस लेवल पे हम जो व्हीकल बना रहे हैं, दैट इज अ कॉमर्शियल व्हीकल जो लोगों राइट। को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराता है। अगर हमारा ई रिक्शा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और हम L5 पे भी वही कर रहे हैं। और आज तो टू व्हीलर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कि जितने भी स्विगी जोमेटो देख रहे हैं आप, इन सब पे वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक रिस्क नहीं है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए आने वाले टाइम पे। सिर्फ एक छोटा सा रिस्क ये रहता कि पहले एक था कि लेड एसिड बैटरी में व्हीकल चलते थे, तो वो एक हम्म। रिस्क था कि कस्टमर को परेशानी होती थी। अगर वो एक व्हीकल लेता है तो एक साल में उसको बैटरी चेंज करनी पड़ती थी, और वहाँ परेशान होता था वो। अब वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि लिथियम बैटरी आ गई है, तो हर एक व्हीकल में अगर लिथियम बैटरी है तो उसको 3-4 साल सोचना ही नहीं है। तो उसको 3-4 साल में अच्छी अर्निंग कर लेता है। उसके बाद एक बैटरी उसको रिप्लेस करनी है, तो वो उस तरीके से उसको रिप्लेस कर लेता है। तो यहाँ पे कोई रिस्क ऐसा फैक्टर नहीं है, अपॉर्चुनिटी है सर। बिल्कुल। पलक मैम, कंपटीशन की बात करें तो आप कंपटीशन को इन जनरली कैसे देखते हैं, और क्या चीज़ें जो विक्ट्री को बाकी ईवीज से अलग करती है? अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ई रिक्शा मार्केट, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा लोकल प्लेयर्स से रहता है हमारा। जैसे कि सर ने मेंशन किया कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे खुद से मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, तो मेजर कंपटीशन हम थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉस्टिंग में फेस करते हैं, बिकॉज वी आर इन अ सिटी जहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करके व्हीकल उनके पास पहुंचा रहे हैं, एंड वो वहाँ लोकल सिटी में अवेलेबल है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम देम, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमारे कंपेटिटर्स से बहुत बेटर है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट विक्ट्री, हम जब एक डीलर को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, सो वी मेक हिम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो हम उनको पहले सर्विस ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स ट्रेनिंग देते हैं, उनके व्हीकल फाइनेंस कैसे होंगे उसका ट्रेनिंग देते हैं। सो वी टीच हिम एवरीथिंग व्हेन वी कनेक्ट विद हिम। सब कुछ उनको सिखाने के बाद ही हम उनको फैमिली में एंटर करते हैं। फिर उसके बाद वो कोई भी इशू फेस करते हैं, तो वी एज अ ओईएम आर स्टैंडिंग देयर टू सपोर्ट देम। राइट, जो चीजें हमारे कंपेटिटर्स में थोड़ी बहुत मिसिंग है, लाइक पीपल डू नॉट गेट सपोर्ट, इतना सपोर्ट उनको नहीं मिलता है दूसरे कंपटीशन से जितना हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी एज अ ओईएम हमसे बन पाता है, वी प्रोवाइड देम एवरी सपोर्ट। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज टॉप नॉच। कोई ऐसा इशू उनको इनकाउंटर होता है छोटा मोटा, सो वी आर देयर एट आवर टूल्स, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां जाकर। एंड हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, दे गो दे सर्व देम देयर ओनली। उसके अलावा भी जो भी इश्यूज डे टू डे भी हमारे डीलर्स फेस करते हैं अपनी मैनेजमेंट में, सो वी मेक श्योर कि वो इश्यूज हमारी तरफ से अगर कुछ है तो हम उसको सॉर्ट आउट करें और उनको मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए हेल्प करें। एंड द मेजर थिंग दैट वी प्रोवाइड देम हेल्प इज इन सेल्स प्रमोशन। क्योंकि ईवी मार्केट ऐसा है कि उनको एज सेल्स करने में भी थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सो वी टीच देम वेज कि वो कैसे कंपटीशन बीट कर सकते हैं, मार्केट में अपना रेपो कैसे बना सकते हैं, उनका व्हीकल सेल कैसे हो सकता है। सो विच इन टर्न हेल्प्स देम टू जनरेट बिजनेस। गॉट इट। संजय सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आप पोटेंशियल शेयर होल्डर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जी सर, श्योर। मैं इतना कहना चाहूँगा कि लास्ट जो 10 साल से जर्नी थी, तो 10 साल की जर्नी में मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँ जहाँ पे चैलेंज थे, बहुत सारे चैलेंज आए थे, जो मैं अप एंड डाउन फेस करता हुआ यहाँ पे आया हूँ। और एक बिजनेस था कि जब तक खुला मतलब कि एक अच्छा मनी नहीं होता ना हाथ में, तो हमारी स्पीड भी कम होती है। और हमारी स्पीड 10 टाइम हो जाती है अगर हमारे ऑपरेशंस और चैलेंज अगर हमारे फंड से सोल्व हो जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो लास्ट 20 साल से इंडस्ट्री का है, और एक अच्छा प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, और एक कंपनी ऑलरेडी हमारी एक अच्छे लेवल पे खड़ी है। तो अब जो स्पीड है मेरे को 10 टाइम से भी ज़्यादा करनी है। और मैं अपने इन्वेस्टर को चाह रहा हूँ कि वो हमारे पर भरोसा रखें, और हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमारा साथ रखें, हमारे पे ट्रस्ट रख करें, और उनको बहुत अच्छा रिटर्न हमारी तरफ से मिलेगा। कभी उनको ये देखना भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने कहीं गलत जगह पैसा लगाया है। जी, ये बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच संजय सर और पलक मैम, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।